तो अपना जो आज का टॉपिक है वो है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, FCCB। ठीक है। FCCB और फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स आर फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड कन्वर्टेबल डेब्ट पेपर इशूड बाय कंपनी इन इंटरनेशनल मार्केट। ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये फॉरेन करेंसी में होते हैं, यूजुअली डॉलर्स में। और ये क्या होते हैं? कन्वर्टेबल डेब्ट पेपर होते हैं। ठीक है, जो कंपनीज इंटरनेशनल मार्केट में इशू करती है। ठीक है। These instruments are to be understood the way convertible are, with only difference that they are generally optionally convertible and issued offshore in different denomination under guideline as defined by RBI from time to time। ठीक है। जो ये कन्वर्टिबल जो लिख रहा है ये ऑप्शनेबल है, जरूरी नहीं है कि कन्वर्ट किया ही जाए, कंपलसरी नहीं है। ठीक है। और ये डिफरेंट डिनोमिनेशंस के होते हैं। इसको जो गाइडलाइन होती है FCCB की वो RBI प्रोवाइड करता है। ठीक है। और इस द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अगर करना है इफ हैपन ऑन दिस बॉन्ड इन फॉरेन करेंसी, यानी कि इसका जो पेमेंट या रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इंटरेस्ट भी देना है तो वो फॉरेन करेंसी में ही देना पड़ेगा। ठीक है। तो इसका क्या रिस्क है अगर फॉरेन करेंसी में अगर इंटरेस्ट और रीपेमेंट देना है? करेंसी रिस्क। मान लीजिए डॉलर का रेट ऊपर जा रहा है तो उससे क्या होगा? आपको ज्यादा चार्जेस देने पड़ेंगे। ठीक है। क्योंकि जो डिविडेंड मिलता है इक्विटी में, है ना, इक्विटी में डिविडेंड जो इंडियन रुपीस में होता है उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करेगा पहले किस में? डॉलर में, फिर वो उनको पेड करेगा इंटरनेशनल मार्केट में। अब FCCB है उसको रेगुलेट कौन करता है? RBI अंडर फेमा एक्ट। इसको याद रखिएगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा, FEMA। ठीक है। द इशू ऑफ फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड एंड ऑर्डिनरी शेयर थ्रू डिपॉजिटरी रिसिप्ट मैकेनिज्म स्कीम। ठीक है। ले डाउन द गाइडलाइन फॉर सच इशू, यानी कि RBI ही अपनी पूरी गाइडलाइन इसमें देता है कि कैसे क्या करना है ना। अब सेकंड है इक्विटी लिंक डिबेंचर्स। ठीक है। अब ये क्या होता है इसको देख लेते हैं डिटेल में। इक्विटी लिंक डिबेंचर्स ELD आर फ्लोटिंग रेट डेब्ट इंस्ट्रूमेंट whose interest is based on the return of underlying equity assets such as Nifty, Standard and Poor Sensex and individual stocks or any customized basket of individual stocks। तो ये जो इक्विटी लिंक डिबेंचर्स है उसको क्या करते हैं? ये डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है। इनमें जो इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है? निफ्टी, सेंसेक्स या इंडिविजुअल स्टॉक के जो बास्केट है उसका ईयरली परफॉर्मेंस के अनुसार इनका इंटरेस्ट तय होता है। ठीक है। द इशूअर ऑफ बॉन्ड इन्वेस्ट अ प्री डिटरमाइंड पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट कलेक्टेड इन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी लाइक बॉन्ड्स which provide principal protection while the balance is used to buy option which provide the exposure to return of equity। ठीक है। इसका जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है फिक्स जो रहता है वो बॉन्ड के रूप में होता है, और जो प्रोटेक्शन अमाउंट होता है वो ऑप्शन के थ्रू, ऑप्शन बाइंग या सेलिंग, जो यहाँ पे बाइंग लिखा है तो बाइंग ही मान लीजिए, उसके तहत इसमें रिटर्न ऑफ इक्विटी, यानी कि जो ऑप्शन बाइंग से जो रिटर्न मिलता है उसमें। ठीक है। दो तरीके से इसमें इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है। और जो इसका कैपिटल प्रोटेक्शन शुड नॉट बी रीड एज नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ क्रेडिट रिस्क। ठीक है। केवल इसमें जो डिफॉल्ट, जो इशूअर का डिफॉल्ट होना, यही एक इसमें रिस्क होता है। ठीक है। दिस इंस्ट्रूमेंट स्टिल कैरी क्रेडिट रिस्क अकॉर्डिंगली रेट बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, यानी कि क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसीज होती है वो जो
रेटिंग देती है उसके अनुसार भी इसमें थोड़ा क्रेडिट रिस्क होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि टोटल रिस्क फ्री होता है ये। कमोडिटी लिंक डिवेंचर्स, जैसे ईएलडी है वैसे ही इसमें क्या होता है, सीएलडी आर फ्लोटिंग रेट डेब्ट इंस्ट्रूमेंट whose interest is based on return of underlying commodity assets। ठीक है, अब जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, या कोई भी कमोडिटी है, उसके रिटर्न के अनुसार इनका इंटरेस्ट रेट तय होता है। ठीक है, ये क्या होता है, कमोडिटी लिंक डिबेंचर्स। ठीक है, द एडवांटेज ऑफ सीएलडी इज दैट दे प्रोवाइड अ इन्वेस्टर अपॉर्चुनिटी टू रन रिटर्न फ्रॉम कमोडिटी मार्केट वाइल प्रोटेक्टिंग देयर इनिशियल कैपिटल। अब इसमें एडवांटेज क्या है कि इनको जो इन्वेस्टर रहेगा उनको क्या होगा, एक अवसर मिलेगा, यानी कि उनके पास ये अवसर रहता है कि वो कमोडिटी मार्केट से भी अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हैं और अपनी जो इनिशियल कैपिटल है उसको भी प्रोटेक्ट अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, इक्विटी में ऐसा नहीं है एडवांटेज। मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज एंड असेट्स बैक सिक्योरिटीज, एमबीएस और एबीएस आर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट issued by institution against the receivable and cash flow from financial assets such as home loan, auto loan, rent receivable, credit card, receivable and others। ठीक है, the cash flow accruing from these assets are used to meet the interest and principal repayment obligation on the bond issued। The issuer is able to create liquidity in an otherwise illiquid asset by securitizing them। The instruments are credit rated and may be listed on stock exchange। तो ये सब चीजें जो हैं, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज एंड असेट बैक सिक्योरिटीज, ये मेनली किसमें होता है, होम लोन्स, ऑटो लोन, रेंट रिसीवेबल, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल, ये सब चीजों में होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी होते हैं और क्रेडिट रेटेड होते हैं, यानी कि रेटिंग एजेंसी द्वारा इनको रेटिंग भी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, ये नए टाइप का प्रोडक्ट है ये, है ना। ये तो सुना ही होंगे आप, रीट्स एंड इनवाइट्स। ठीक है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये क्या है, आर इन्वेस्टमेंट व्हीकल दैट पूल मनी फ्रॉम वेरियस इन्वेस्टर, यानी कि ये सभी इन्वेस्टर से अच्छे पैसे लेते हैं और उनको क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, जो रेवेन्यू इन्वेस्ट इन रेवेन्यू जनरेटिंग रियल एस्टेट प्रोजेक्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो ये क्या करते हैं, उस पैसे को ऐसी जगह लगाते हैं जहां पे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, रियल एस्टेट के या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है ना, वहां से जहां पे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ऐसा नहीं कि खाली है। तो स्पेशली ये लोग रेंट में भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा शॉपिंग मॉल है या कोई और बड़ा प्रोजेक्ट है, तो वहां से पे ये लोग इन्वेस्ट करते हैं और वहां से जो रेंटल इनकम आती है या सेल करने पे जो इनकम आती है उससे ये प्रॉफिट जनरेट करते हैं। एज द नेम इंडिकेट दिस व्हीकल आर फॉर्म एज अ ट्रस्ट, यानी कि एज अ ट्रस्ट इनको फॉर्म किया जाता है ना, एक ट्रस्ट है। तो ये क्या होता है, दे इशू यूनिट टू द इन्वेस्टर टू रेज मनी। ठीक है, ये क्या करते हैं, यूनिट प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टर्स को। ठीक है, अपनी कंपनी का, ट्रस्ट का। ठीक है, और ट्रस्ट नाम है तो दे एंजॉय फेवरेबल टैक्स ट्रीटमेंट एज लॉन्ग एज दे मीट द नेसेसरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। ये अपनी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करके टैक्स ट्रीटमेंट, यानी कि फेवरेबल टैक्स ट्रीटमेंट इनको मिलता है क्योंकि इनके नाम पे ट्रस्ट जुड़ा हुआ है। तो इस टाइप के जो रीट्स या इनवाइट्स है, ये क्या है, शेयर मार्केट में भी लिस्टेड होते हैं। ठीक है, रेगुलेशन स्टिपुलेट द मिनिमम अमाउंट ऑफ असेट दैट हैव टू बी हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट्स। In the case of REITs, 80% of the assets should be held in the form of real estate assets।
रीट्स में क्या होता है, 80% असेट जो है रियल एस्टेट असेट्स के फॉर्म में होता है, लेकिन इनवाइट में क्या होता है, 90% ऑफ यूनिट कैपिटल शुड बी इन्वेस्ट इन रेवेन्यू जनरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ठीक है, रीट्स में रियल एस्टेट में, और इनवाइट में इन ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में जहां रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। ठीक है, दिस असेट कैन बी हेल्ड डायरेक्टली थ्रू स्पेशल पर्पस व्हीकल। ये जो असेट्स हैं उसको डायरेक्टली एसपीवी के द्वारा भी लिया जा सकता है। ठीक है, इन द केस ऑफ बोथ रीट एंड इनवाइट द ट्रस्ट हैज टू डिस्ट्रीब्यूट एटलीस्ट 90% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस कैश फ्लो टू द यूनिट होल्डर। ठीक है, 90% तो इनका सरप्लस कैश होता है उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, यहां तक क्लियर हुआ सर आप लोगों को? नीलेश जी, रोहित जी, शुभ जी, विजय कृष्णा जी, यहां तक समझ में आया सर? ओके, और सेकंड है कमोडिटी। ठीक है, कमोडिटी क्या होता है? ओके, commodities are basically material or goods that are largely homogeneous in nature. These goods are interchangeable with other good of the same type. ये गुड जो गुड्स हैं ये इंटरचेंज हो सकते हैं अदर्स गुड्स जो कि सेम टाइप के हैं। जैसे दस अ बार ऑफ गोल्ड इज कमोडिटी, सोने का जो ईंट है, बार है, उसको कमोडिटी बोलते हैं। वाइल अ ज्वेलरी मेड ऑफ द गोल्ड इज नॉट अ कमोडिटी। ठीक है, जो ज्वेलरी या गहना बनाते हैं अपन, वो कमोडिटी में नहीं आती। ठीक है, क्योंकि दिस इज बिकॉज एन इन्वेस्टर वुड बी इनडिफरेंट टू डिफरेंट बार्स ऑफ गोल्ड एज लॉन्ग एज देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी रिमेन द सेम। क्यों? क्योंकि क्वालिटी एंड क्वांटिटी जो है उसकी अगर सेम है तो उसको वो ज्यादा इन्वेस्टर के लिए आसान है। जैसे अभी मैं आपको बोलूं कि गोल्ड की ईंट है मेरे पास, खरीद लो, और एक सोने का ज्वेलरी रहेगा, तो आपको डाउट होगा कि ये ज्वेलरी में तो बहुत सारे डिजाइन बने हुए हैं, तो हो सकता है ये इसमें वो क्वालिटी ना हो, लेकिन ईंट जो रहेगी उस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, दोनों में से सबसे ज्यादा ट्रस्टेबल, तो इसलिए गोल्ड बार को कमोडिटी माना गया है। ठीक है, हाउ एवर इन द केस ऑफ ज्वेलर्स the buyer may prefer one design over another even though their weight and quality may be the same. ठीक है, commodity may be the hard or soft. Hard commodity are essential natural resource that are mined and extracted. हार्ड कमोडिटी जो होती है उसको उसको क्या करते हैं, माइनिंग होती है और वहां से एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है। इस टाइप के जो कमोडिटीज हैं वो होती है मेटल्स एंड क्रूड ऑयल। ठीक है, क्रूड ऑयल हार्ड कमोडिटी है। सॉफ्ट कमोडिटी ऑन द अदर हैंड रिफर टू कमोडिटी दैट ग्रोन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के जो कमोडिटीज हैं जैसे ग्रेन, गेहूं, चावल और दाल, इसको सॉफ्ट कमोडिटी माना गया है। कमोडिटीज आर लार्जली ट्रेडेड गुड दैट आर मींट ऑफ यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर कंजप्शन। सिंस इन्फ्लेशन एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी आर डायरेक्टली रिलेटेड, so investing in commodities can help protect real value of investment. However, most of the commodity involve huge storage cost and are thus not suitable investment. ठीक है, जो प्राइस इन्फ्लेशन के साथ जो कमोडिटीज के प्राइस भी बढ़ते हैं, तो कमोडिटीज के की जो रियल वैल्यू होती है वो प्रोटेक्टेड रहती है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उसका डिसएडवांटेज क्या है कि कमोडिटी को स्टोरेज करने में बहुत ज्यादा कॉस्ट आता है, ह्यूज स्टोरेज कॉस्ट। ठीक है, तो वो सुटेबल नहीं होते इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, ट्रेडिंग अपन जरूर करते हैं लेकिन उसमें डिलीवरी कोई नहीं लेता है। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब चीजों में लोग ट्रेड करते हैं,
लेकिन उसकी डिलीवरी कोई नहीं लेता है। ठीक है। प्रीसियस मेटल्स, प्रीशियस मेटल्स सच एज गोल्ड एंड सिल्वर आर व्यूड एज अ इन्वेस्टमेंट दैट कैन हेल्प प्रिजर्व रियल वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, ये प्रीसियस मेटल्स में आते हैं। अनलाइक मैनी अदर कमोडिटी जिनकी लाइफ छोटी होती है, लेकिन जो प्रीसियस मेटल है उनकी लाइफ बहुत लंबी होती है। ठीक है। फर्दर स्टोरेज कॉस्ट ऑन दिस मेटल इज वेरी स्मॉल, और इनको स्टोरेज करने में भी ज्यादा खर्चे नहीं आते हैं। ठीक है। कोई क्वेश्चन? यस। अगर गोल्ड डिलीवरी लेना चाहे तो मिलता है, लेकिन उसमें बहुत सारे कॉस्ट उनके ऐड हो जाते हैं, और जो वो उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी है उसको भी जोड़ ऐड कर लिया जाता है। ठीक है। एमसीएक्स में अगर आप गोल्ड की डिलीवरी लेंगे तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, और जो टैक्सेस रहते हैं बहुत सारे लगते हैं उसमें। देस कैरेक्टरिक में प्रीशियस मेटल आर वायबल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये इनका कैरेक्टर है। एक तो इनकी लाइफ लंबी होती है, स्टोरेज कॉस्ट भी कम होता है। ठीक है। और इनकी वैल्यू इन्फ्लेशन के साथ भी बढ़ते रहती है। ठीक है। कमोडिटी ईटीएफ्स, commodity ETF is an exchange traded fund that invests the pool investment in the range of physical commodities। तो ETF है ना, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, उसमें कमोडिटी का भी नाम है। तो ये इस टाइप के इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट इन कमोडिटी ETF बाई बाइंग अ यूनिट ऑफ द फंड। तो जो ETF का जो फंड यूनिट है उसको बाय करके आप कमोडिटी ETF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। The value of unit largely move in a line with the net asset value of the fund, which in turn move in a line with commodity price। जैसे कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा वैसे ही कमोडिटी ईटीएफ का भी प्राइस उसी को फॉलो करता है। ठीक है। गोल्ड ईटीएफ आर मोस्ट कॉमनली कमोडिटी ईटीएफ प्रोडक्ट दैट आर इजिली टू स्टोर एंड मैनेज फॉर द फंड। ठीक है। गोल्ड ईटीएफ ही सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होता है। ठीक है, सिल्वर का तो अभी मैं नहीं सुना हूं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाय, और ये है सेकंड है मैनेज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाय और सेल एन असेट एट स्पेसिफिक फ्यूचर डेट एट द स्पेसिफिक प्राइस। सिंस द प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट is predetermined, the buyer of the contract tend to gain if price of the product increase in future। तो फ्यूचर प्राइस वही है कि अगर किसी भी स्टॉक का फ्यूचर ले लिए तो या तो उसको बाय करते हैं या तो सेल करते हैं। ठीक है। प्री डिटरमाइंड प्राइस में मान लीजिए वहां से गेन होता है, अगर बाय करते हैं और गेन होता है तो प्रॉफिट हो गया। और मान लीजिए शॉर्ट किए हैं और सेल गिरता है मार्केट तो प्रॉफिट होता है। दोनों तरफ से प्रॉफिट कमा सकते हैं फ्यूचर में। मैनेज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रिफर टू अ पोर्टफोलियो ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट दैट आर एक्टिवली मैनेज बाई प्रोफेशनल। इसका नाम मैनेज इसलिए क्योंकि प्रोफेशनल्स के द्वारा मैनेज किया जाता है। Instead of buying the actual underlying asset, the investment manager take position in the future contracts। ठीक है। जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर रहते हैं वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में अपनी पोजीशन लेते हैं। इन्वेस्टर कैन दस इन्वेस्ट इन कमोडिटी थ्रू मैनेज कमोडिटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। इन्वेस्टर भी कमोडिटी के फ्यूचर्स में ही अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं, सभी के सभी। तो यही चीज इसमें बताया गया है। वेयर हाउस रिसिप्ट इज अ डॉक्यूमेंट। वेयर हाउस रिसिप्ट क्या है? वेयर हाउस रिसिप्ट इज अ डॉक्यूमेंट दैट शो प्रूफ ऑफ ऑनरशिप ऑफ गुड्स दैट आर स्टोर इन अ वेयर हाउस। ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स है जो प्रूफ करती है कि ऑनरशिप ऑफ गुड, यानी कि कोई गुड्स है जो वेयर हाउस में रखा है और उसका जो रिसिप्ट है उसे वेयर हाउस रिसिप्ट कहते हैं। मोस्ट ऑफ दिस वेयर हाउस रिसिप्ट आर निगोशिएबल, ये निगोशिएबल होते हैं। Thus, the title of underlying goods can be transferred by simply transferring the receipt। यानी कि एक हाथ से दूसरे हाथ अगर वो रिसिप्ट दे दी जाए और जिसके पास वो रिसिप्ट होगी वो उसका ऑनर होगा। ठीक है, सिंपल है। स्ट्रक्चर ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, द मार्केट in which securities is issued, purchased by investor
subsequently transfer among investor is called the security market. The security market has two interdependent and inseparable segment. सिक्योरिटी मार्केट कितने टाइप का होता है? एक प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी. द प्राइमरी मार्केट आल्सो कॉल्ड द न्यू इशू मार्केट इज वेयर इशूअर राइज कैपिटल बाय इशूइंग सिक्योरिटी और इन्वेस्टर. जैसे आईपीओ, आईपीओ प्राइमरी मार्केट होता है. ठीक है, यहाँ क्या होता है कि जो इशूअर है उसको पैसे की जरूरत होती है कैपिटल इंक्रीज करने की, तो वो प्राइमरी मार्केट में इशूड करते हैं. फ्रेश सिक्योरिटीज आर इशूड इन दिस मार्केट. जो फ्रेश होता है ना आईपीओ जैसा, फ्रेश सिक्योरिटीज इशूड की जाती है. ठीक है. सेकेंडरीज मार्केट, सेकेंडरीज मार्केट जहां पे ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज जो है इनेबलिंग इन्वेस्टर टू एग्जिट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट और न्यू इन्वेस्टर टू बाय. सेकेंडरी मार्केट वही है कि जो ऑलरेडी इशूड जो सिक्योरिटीज है उसको बाइंग और सेलिंग करना. ठीक है, या तो जो प्राइमरी मार्केट में किसी ने बाय किया है तो वो सेकेंडरी मार्केट में उसको सेल कर सकता है, और वो सेल करेगा तो कोई नया इन्वेस्टर उसको खरीदेगा. ठीक है, ये काम होता है सेकेंडरी मार्केट में. द प्राइमरी मार्केट फैसिलिटेट क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स. द सेकेंडरी मार्केट फैसिलिटेट देयर मार्केटेबिलिटी, ट्रेडेबिलिटी, which make these two segment of financial market interdependent and inseparable. ठीक है. वे ऑफ इशू सिक्योरिटीज. प्राइमरी मार्केट में किस टाइप से सिक्योरिटीज इशू की जाती है? प्राइमरी मार्केट इज यूज्ड बाय कंपनीज फॉर रेजिंग फ्रेश कैपिटल फ्रॉम द इन्वेस्टर. प्राइमरी मार्केट ऑफरिंग में भी पब्लिक ऑफरिंग और अन ऑफर टू अ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर इन अ प्राइवेट प्लेसमेंट. ठीक है, प्राइमरी मार्केट में जरूरी नहीं है कि पब्लिक को डायरेक्ट दिया जाए, यानी कि डायरेक्ट पब्लिक को भी दिया जाता है, और कई बार क्या होता है सेलेक्टेड कोई एक सेलेक्ट पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर है उनको प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा दे दिया जाता है. द शेयर ऑफर में भी न्यू, नए शेयर्स होते हैं जो कंपनी इशू करती है, और ऑफर फॉर सेल यानी कि जो उनके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं उनको ऑफर फॉर सेल ओएफएस निकालती है कंपनी. वेयर existing in largest investor or investor to promote offer a portion of their holding to the public. जहां पे इन्वेस्टर या प्रमोटर्स जो हैं वो अपना पोर्शन पब्लिक को बेच सकते हैं. तो पहला होता है पब्लिक इशू. पब्लिक इशू सिक्योरिटीज आर इशू टू द मेंबर ऑफ पब्लिक एंड एनी वन एलिजिबल टू इन्वेस्ट कैन पार्टिसिपेट इन द इशू. ठीक है, दिस इज प्राइमरी रिटेल इशू ऑफ सिक्योरिटीज. पब्लिक इशू यानी कि पब्लिक को बेच दिया, यही समझिएगा. पब्लिक यानी केवल पब्लिक के लिए, रिटेलर्स के लिए, बाकी लोग इंटरेस्ट ही नहीं दिखाए, इसलिए पब्लिक इशू. आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर, अन इनिशियल पब्लिक ऑफर ऑफ शेयर और आईपीओ इज द फर्स्ट सेल ऑफ अ कॉर्पोरेट कॉमन शेयर टू इन्वेस्टर एट लार्ज. The main purpose of IPO is to raise equity capital for further growth of the business. Eligibility criteria for raising capital from public investor is defined by SEBI. जो भी एलिजिबिलिटी है कैपिटल इंप्रूव कैपिटल राइज करने की, वो पूरे जो नियम होते हैं वो सेबी के रेगुलेशन के तहत आते हैं. इंक्लूडिंग मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर नेट टेंजिबल असेट्स, प्रॉफिटेबिलिटी एंड नेटवर्थ. इसमें क्या क्या देखा जाता है कंपनी का? नेट टेंजिबल असेट्स, प्रॉफिटेबिलिटी है कि नहीं, और नेटवर्थ कितना है. सेबीज रेगुलेशन आल्सो इम्पोज टाइमलाइन within which the security must be issued and other requirements such as mandatory listing of share on national wide stock exchange and offering the share in demat form. इसमें क्या नियम है कि जो भी शेयर होंगे वो नेशनल वाइड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होंगे. ठीक है, जैसे एनएससी या बीएससी, और डीमेट फॉर्म में ही इशू होंगे, फिजिकल फॉर्म में नहीं होंगे. ठीक है. सेबी रेगुलेशन आल्सो स्पेसिफाई द proportion of share to be allocated to different class of shareholders according to it eligible issue.
ठीक है, अब सेबी के रेगुलेशन के अनुसार क्या है, एटलीस्ट 35% ऑफ शेयर शुड बी एलोकेटेड टू रिटेलर्स। केवल 35% जो शेयर्स हैं, कम से कम उतना आपको रिटेल इन्वेस्टर को देना है। तो रिटेल इन्वेस्टर किसको बोलते हैं, इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग लेस देन और इक्वल टू 2 lakhs इन द इशू। जो इन्वेस्टर 2 लाख या 2 लाख से कम इन्वेस्ट करता है किसी भी आईपीओ में, उसे रिटेलर बोला जाता है। वाइल 50% कैन बी एलोकेटेड टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है, 50% जो है वो QII के तहत क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को दिया जाता है। ठीक है, अदर इन्वेस्टर कैन इशू द बैलेंस। अदर इन्वेस्टर को जो बैलेंस है 50 और 35 के बाद, उसे इशू कर सकते हैं। इन 2009 सेबी ऑल्सो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एंकर इन्वेस्टर। अब ये एंकर इन्वेस्टर पूछता है, इसको याद रखिएगा। एंकर investor means a qualified institutional buyer who make an application for value of 10 crore or more in public issue made through the book building process। एंकर इन्वेस्टमेंट कौन होता है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर जिसकी एप्लीकेशन वैल्यू होती है 10 करोड़ या उससे ज्यादा, इन पब्लिक इशू मेड थ्रू द बुक बिल्डिंग प्रोसेस। Anchor investment can be allocated up to 60% of proportion allocated to QIB qualified institutional buyer। उससे 60% तक का एलोकेशन उसमें दिया जा सकता है। और इनका बीडिंग क्या होता है, बीडिंग फ्रॉम देम ओपन 1 day बिफोर द आईपीओ ओपन फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है, however the allocation price for anchor investor can lower than the final issue price determined through the book building process। इनका जो प्राइस है, जो बुक बिल्डिंग प्रोसेस के तहत डिसाइड किया गया है, उससे कम होता है, उससे कम में एंकर इन्वेस्टमेंट को मिलता है वो। ठीक है, द वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ एंकर सब्सक्रिप्शन सर्व एज इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ द ऑफर। अगर एंकर इन्वेस्टर उसमें इंटरेस्ट रख रहे हैं, यानी कि उसकी क्वालिटी अच्छा है ना, वो इंडिकेट होता है कि किसी भी आईपीओ में अगर एंकर इन्वेस्टर है तो वो ज्यादा अच्छा है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। ओके, अब 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। 7:35 हो रहा है, 7:40 को आते हैं, क्योंकि 35 मिनट्स कंटिन्यू ऑनलाइन स्टडी करना थोड़ा सा 5 मिनट ब्रेक लेने के बाद थोड़ा रिफ्रेशमेंट होता है। ठीक है, 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, फिर आते हैं। ओके।
अब जो एफपीओ होता है, एक सेकेंड, तो एफपीओ क्या होता है? एफपीओ ऑन पब्लिक ऑफर, when an already listed company make either a fresh issue of securities to the public or a offer for sale to the public। जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है, ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है, उसके द्वारा फ्रेश इशू सिक्योरिटीज, यानी कि फ्रेश सिक्योरिटी इशू की जाती है पब्लिक के लिए, या ऑफर फॉर सेल, यानी कि पब्लिक को ओएफएस के द्वारा सिक्योरिटी सेल की जाती है, उसे बोलते हैं एफपीओ। When a company want additional capital for growth or desire to redo its capital structure to retiring debt, यानी कि जो डेप्ट है, उनका कर्ज है, उनको चुकाने के लिए ओएफएस या एफपीओ लाया जाता है, या एडिशनल कैपिटल ग्रोथ के लिए जरूरत है कंपनी को, इसके लिए एफपीओ लाया जाता है। इट राइज कैपिटल, इक्विटी कैपिटल थ्रू अ फ्रेश इशू ऑफ कैपिटल इन अ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ठीक है, ये इक्विटी कैपिटल राइज करते हैं थ्रू फ्रेश इशू ऑफ कैपिटल इन एफपीओ। अन एफपीओ ऑन पब्लिक ऑफर में ऑल्सो भी थ्रू एन ऑफर फॉर सेल, यानी कि दो टाइप से होता है, या तो फ्रेश कैपिटल, फ्रेश इशू ऑफ कैपिटल, और ऑफर फॉर सेल। यही चीज दो बार लिखी है इसमें, ठीक है। अन फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर में भी थ्रू एन ऑफर फॉर सेल, ठीक है, एफपीओ ओएफएस के द्वारा भी किया जा सकता है। which usually happens when it necessary to increase the public shareholding in the company to meet the regulatory requirement। ओके, जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उसके तहत ही ये किया जाता है, ठीक है, जो भी रेगुलेशन है उसको। अब एफपीओ और आईपीओ अपन ने देख लिया। एक होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? इट रिफर टू इशूइंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ शेयर टू अ सेलेक्ट सेट ऑफ इन्वेस्टर, यानी कि जो लार्ज क्वांटिटी ऑफ शेयर्स है उसे पर्टिकुलर इन्वेस्टर्स को दे दिया जाता है, ठीक है, पर्टिकुलर सेट ऑफ इन्वेस्टर को इशू किया जाता है अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013। द नंबर ऑफ इन्वेस्टर टू हुम शेयर आर इशू अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट शुड नॉट एक्सीड 50, ये याद रखिएगा, 50 से ज्यादा नहीं होने चाहिए प्राइवेट प्लेसमेंट्स में, ठीक है। प्राइवेट प्लेसमेंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, QII, ठीक है, और प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट, ठीक है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, QIP, ये सब चीजें आपने मार्केट में कभी ना कभी सुनी होगी। QIP या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट इज अ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर मेड बाय लिस्टेड कंपनी टू सर्टेन आइडेंटिफाइड कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर नोन एज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, ठीक है। क्वालिफाइड QIB इंक्लूड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड एंड बैंक अमंग अदर्स। QIP कौन कौन होते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड और बैंक्स भी होते हैं, ठीक है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट इज अ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर मेड बाय लिस्टेड कंपनी, ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट किया जाता है, ऐसा नहीं किसी को भी दे दिया। SEBI has defined the eligibility criteria for corporate to be able to raise capital through QIP and other term of issuance under QIP quantum, ठीक है। प्रिफरेंशियल शेयर्स, ये अपन ने देखा था लास्ट क्लास में भी। प्रिफरेंशियल इशू मींस एन इशू टू स्पेसिफिक सिक्योरिटी बाय लिस्टेड इशूअर टू एनी सेलेक्ट पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस।
Do not include an offer for specified security made through a public issue, right issue, bonus issue, employee stock option scheme, or employee stock purchase scheme, or qualified institutional placement or an issue. Sweat equity share or depository receipt issued in country outside India or foreign securities. These, the issuer is required to compile with various provisional defined by SEBI, which inter alia include pricing, disclosing in the notice, lock-in or additional requirement specified in the Company Act. इसको सेबी रेगुलेट करती है, इसका लॉक इन पीरियड कितना होगा, प्राइस कितना है, नोटिस, ठीक है, और भी जो एडिशनल रिक्वायरमेंट है उसको, ठीक है। और इसमें क्या लिखा है, प्राइवेट प्लेसमेंट होगा लेकिन पब्लिक इशू नहीं होगा, राइट इशू, बोनस इशू इस टाइप से नहीं करना है। आपको प्रिफरेंशियल शेयर देने हैं तो आप केवल प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू दे सकते हैं, ठीक है। The requirement of SEBI regulation with respect to public issue do not apply to a private placement. The requirement of SEBI regulation with respect to public issue, जो रिक्वायरमेंट पब्लिक इशू में होती है सेबी की रेगुलेशन, वो प्राइवेट प्लेसमेंट में नहीं होती है। अब प्राइवेटली प्लेस्ड सिक्योरिटी कैन बी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, प्रोवाइड इन मीटिंग इट्स लिस्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ सेबी एंड स्टॉक एक्सचेंज। Private placement of securities can be done by companies irrespective of whether it has made a public offer of share or not. Private placement of securities किसके द्वारा की जाती, कंपनी के द्वारा। इसमें जरूरी नहीं है कि उसने पब्लिक ऑफर दिया है कि नहीं दिया है, ये जरूरी नहीं है। दूसरा चीज है इसमें, जो प्राइवेट प्लेस सिक्योरिटीज है वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होगी, वो भी जो क्राइटेरिया है, रिक्वायरमेंट है, वो सेबी की फॉलो करोगे आप, ठीक है। ये सब चीजें इसमें इंक्लूडेड है। अब आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चैप्टर्स, इसलिए मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। और पूरी पूरी जो बुक अपन कंप्लीट करेंगे वो मैं डिटेल में ही कंप्लीट करेंगे, पूरा डिटेल में ही रहेगा ये, ठीक है। राइट इशू एंड बोनस इशू, ये क्या होता है? सिक्योरिटीज आर इशूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी as on specific cutoff date, enabling them to buy more security at specific price or without any consideration in case of right। यानी कि राइट इशू में क्या होता है, जो आर ही लिख के भी आता है कई बार शेयर्स में, तो सिक्योरिटीज आर इशू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। जो सिक्योरिटीज है वो कंपनी द्वारा इशू की जाती है जिसके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं ऑन स्पेसिफिक डेट, उनको वो राइट इशू मिलता है, ठीक है, विदाउट एनी कंसिडरेशन। बोथ राइट एंड बोनस शेयर्स आर ऑफर इन अ पर्टिकुलर रेशो टू द नंबर ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड बाय द इन्वेस्टर एज ऑन द रिकॉर्ड डेट। राइट और बोनस, जैसे राइट है तो एक शेयर है तो राइट इशू होगा 1/10, बोनस होता है 1/1, कई बार 1/2 भी होता है बोनस। An investor who can be awarded right share has the three option। जिसको राइट इशू मिला या तो वो उसको ले ले, ट्रांसफर द राइट टू द अनदर इन्वेस्टर, यानी कि जब वो लिस्टेड हो मार्केट में तो सेल भी कर सकता है अपने राइट को, और राइट लैप्स भी हो सकता है, लेट द राइट लैप्स, यानी कि ठीक है लैप्स हो गया कोई दिक्कत नहीं है। तीन चीजें कर सकता है, या तो खुद वो राइट को एक्सरसाइज कर सकता है, या खुद उस राइट के तहत शेयर्स खरीद सकता है, या तो उस राइट को दूसरे शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर कर सकता है, अनदर इन्वेस्टर को, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, इन द केस ऑफ बोनस, एडिशनल शेयर आर कन्फर्म ऑन ऑन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। जो जिसके पास मान लीजिए एक शेयर है, उसे बोनस मिला तो एक और मिल गया, ठीक है। कंपनी कैन इशू बोनस शेयर ओनली इफ दे हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिटेन अर्निंग, यानी कि बोनस इशू करने के लिए उनके पास क्या होना चाहिए, अच्छी अर्निंग होनी चाहिए। When a bonus issue is made
an amount equivalent to the value of share issued should be transferred from retaining earning to the share capital. उनकी रिटेनिंग अर्निंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, तभी तो उस अर्निंग को एज अ शेयर वो ट्रांसफर कर रहे हैं, ये है इसका बोलने का मतलब, ठीक है। ऑन शोर एंड ऑफ शोर ऑफरिंग, while raising capital, issuer can either issue the security in the domestic market and raise capital or approach investor outside the country, ठीक है। किसी को कैपिटल राइज करना है तो इशूअर क्या करेगा, आइदर इशू सिक्योरिटी इन डोमेस्टिक मार्केट, या तो लोकल मार्केट में करेगा, या तो दूसरी कंट्री आउटसाइड कंट्रीज में भी वो इशूट कर सकता है। तो इफ कैपिटल इज राइज्ड फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, ये कहलाता है ऑन शोर। ऑन शोर यानी कि अपने ही देश में उसने पैसे पैसे राइज किए, ठीक है, इन्वेस्टर से, और वही चीज दूसरे कंट्री में जाके वो पैसे राइज कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑफ शोर। ऑन शोर यानी कि इंडिया में, ऑफ शोर यानी कि आउटसाइड ऑफ इंडिया। ऑफर फॉर सेल, ये चीज अपन देख चुके हैं, फिर एक बार और रिपीट कर लेते हैं। ऑफर फॉर सेल, एन ऑफर फॉर सेल इज अ फॉर्म ऑफ शेयर वेयर द शेयर ऑफर इन आईपीओ और एफईओ और नॉट फ्रेश शेयर इशूड बाय द कंपनी। ऑफर फॉर सेल इज अ फॉर्म ऑफ शेयर सेल्स, जैसा कि अपन आईपीओ और एफपीओ में करते हैं, लेकिन ये फ्रेश शेयर्स नहीं होते, बल्कि ऑफर बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू सेल शेयर्स दैट हैव ऑलरेडी बीन अलॉटेड टू देम, जो उनके पास शेयर ऑलरेडी है, जो उन्हें अलॉट किया गया है, वहीं से उनको सेल करना है। An of OFS doesn't result in increase the share capital of the company since there is no fresh issuance of shares, ठीक है। तो शेयर की कैपिटल नहीं बढ़ती है, क्योंकि ऑलरेडी कोई वो फ्रेश नहीं रहता, वो तो ऑलरेडी उस कंपनी के पास रहता है ना। जो अलॉटेड शेयर है उसी को सेल कर रहे हैं, तो उससे मार्केट की कैपिटल तो उसकी बढ़ेगी नहीं। द प्रोसीड्स फ्रॉम ऑफर गोज टू द ऑफ एरर हु मे बी प्रमोटर और अदर लार्ज इन्वेस्टर, जो प्रमोटर्स के पास शेयर है या लार्ज इन्वेस्टर्स के पास है। द डिस इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो भी होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिस इन्वेस्टमेंट करना चाहती है किसी कंपनी के शेयर्स को, वेयर द गवर्नमेंट ऑफर शेयर हेल्ड बाय इट इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि जो पब्लिक सेक्टर एनटीपीसी, भेल और एचएएल, पीएफसी, ये जो कंपनी है, अगर उनमें उस कंपनी के शेयर्स गवर्नमेंट बेचना चाहती है तो उसको भी डिस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, और वो एक एग्जांपल है ऑफर फॉर सेल का। इट मे बी स्टेटेड दैट ओएफएस इज अ सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शन डन थ्रू द प्राइमरी मार्केट रूट। प्राइमरी मार्केट रूट से सेकेंडरी मार्केट में वो ट्रांजैक्शन डन किया जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट अपने शेयर बेच रही है, ये समझ लीजिए उसको। स्वीट इक्विटी, अंडर सेक्शन 54 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, a company may issue share to its employee, promoters and technocrat and other reward for their contribution to company। यानी कि कोई कंपनी है, अपने एम्प्लॉइज, प्रमोटर्स, टेक्नोक्राट और कोई भी हो सकता है, उनको शेयर इशू करती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा कंपनी के लिए कंट्रीब्यूशन दिया है। दे शेयर आर रिफर्ड एज स्वीट इक्विटी। बहुत मेहनत की है तो हमारे फादर ने हमको पैसे दे दिए, तो वो भी पैसे या कुछ जमीन दे दी, तो वो भी स्वीट इक्विटी ही है कि नहीं, तुम डिजर्व करते, तुमने बहुत मेहनत की है। द पर्पस ऑफ इशूइंग द शेयर इज टू मोटिवेट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को मोटिवेट करना, एंड टॉप मैनेजमेंट एंड अदर रिसिप्ट टू वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। कम एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट को मोटिवेट करना कि तुम अच्छा कर रहे हो कंपनी के लिए और अच्छा कर सकते हो, तो इसलिए स्वीट इक्विटी इशू की जाती है। इट हेल्प रिड्यूस द एजेंसी रिस्क,
arising on account of separation of management and ownership, although the main purpose of share securities is not raise capital. The transaction does involve issuing new shares. ठीक है, न्यू शेयर्स इशू करके किया जाता है. एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ESOP or instrument given by company to its employee that given them an option to buy the share of the company at predetermined price after a period of time. ठीक है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम जो अपने कंपनी के एम्प्लॉयज को एक प्री डिटरमाइंड यानी कि कुछ सस्ते दाम में अपने कंपनी के एम्प्लॉयज को इशूट करते हैं. टिपिकली द वेस्टिंग पीरियड इज मोर देन 1 year एंड कंपनी में स्टिपुलेट एडिशनल कंडीशन फॉर वेस्टिंग. ठीक है, इसके लिए कुछ कंडीशन और ज्यादा रख सकते हैं. 1 साल का टाइम पीरियड होता है और भी एक्स्ट्रा टर्म एंड कंडीशन जोड़ सकते हैं. और द एम्प्लॉय गेन ओनली इफ कंपनी शेयर राइज अबव द एक्सरसाइज प्राइस ऑफ द ऑप्शन. द कंपनी विल हैव टू इशू शेयर इफ एम्प्लॉय चूज टू एक्सरसाइज देम. यानी कि कंपनी तब इशू करेगी जब एम्प्लॉय चाहता है कि मैं उसको खरीदूं, नहीं चाहता तो नहीं खरीदेगा, कोई दिक्कत नहीं है. ऐसा नहीं है कि जरूरी कि सब एम्प्लॉयज आपके कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं. ठीक है, जैसे स्टेट बैंक का था या ओला, ओला ने अभी इशू किया था, या उससे पहले एक और है. बैंक्स के जो शेयर्स आते हैं उसमें ESOP होता है, और भी होते हैं. देखिएगा आप IPO में जब भी आप देखेंगे तो ESOP ESOP ऑप्शन आता है. सेकेंडरी मार्केट, while the primary market is issued for raising fresh capital from the investor through issue of security, this secondary market provide liquidity to those instruments. An active secondary market promotes the growth of primary market and capital formation, since the investor in the primary market are assured of continuous market where they have no option to liquidate and blah blah दुनियादारी लिखा है. इसका यही मतलब है कि प्राइमरी मार्केट में फ्रेश कैपिटल इशूड किया जाता है और सेकेंडरी मार्केट में उसे लिक्विडेट किया जाता है, या उसको खरीदी बिक्री जो करना है सेकेंडरी मार्केट. अब वो किस टाइप के होते हैं? ओवर द काउंटर मार्केट. OTC मार्केट आर द मार्केट वेयर ट्रेड आर डायरेक्टली निगोशिएटेड बिटवीन 2 and more काउंटर पार्टीज. ठीक है, बाय एंड सेल, मैं बाय कर रहा हूँ, आप सेल कर रहे हैं, आप सेल किए, मैं बाय कर लिया, या कोई और बाय कर लिया, कोई और सेल कर दिया, तो ये OTC मार्केट में होता है. ठीक है, दो 2 or more काउंटर पार्टी. In this type of market, the security are traded and settled over the counter among the counter parties directly. ये OTC है ना, याद रखिएगा. अपने मार्केट में ये OTC नहीं होता है. 2 और मोर होते हैं और उस काउंटर में ही होता है, ओवर द काउंटर, वो भी काउंटर पार्टीज के द्वारा. ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट ये होता है अपना मार्केट. द अदर ऑप्शन ऑफ ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज रूट, जैसे NSE BSE, वेयर ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट इज डन थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज. द ट्रेड एक्सिक्यूट ऑन द एक्सचेंज आर सेटल थ्रू द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन. ठीक है, वेयर एक्ट एज अ काउंटर पार्टी एंड गारंटी ऑफ सेटलमेंट ऑफ द ट्रेड ऑफ बोथ एंड बायर एंड सेलर. ये होता है NSE में कि आपने बाय एंड सेल किया, वो एक एक्सचेंज में हुआ, उसका भी एक क्लियरिंग सेटलमेंट होता है और उसकी गारंटी भी होती है कि आपने बाय किया है तो आपको शेयर्स मिलेंगे और सेल किए हैं तो पैसे मिलेंगे. ठीक है, ट्रेडिंग, a formal contract to buy and sell securities term as trading as defined above. Trading can be done either in over the counter, आइदर ट्रेडिंग क्या है, ओवर द काउंटर मार्केट में भी कर सकते हैं और एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट में भी कर सकते हैं. स्टॉक मार्केट इन इंडिया फीचर एस इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर मैचिंग मशीन. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर मैचिंग मशीन यानी कि जिस मान लीजिए 100 रुपया में आप बाय करना चाहते हैं और कोई 100 में सेल करना चाहता है, दोनों का अमाउंट सेम हो गया तो वो वहां पे बाय एंड सेल हो जाता है. सिस्टम दैट फैसिलिटेट इफिशिएंट एंड स्पीड एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड. ठीक है, ये स्पीड होता है और इफिशिएंट भी होता है. क्लियरिंग एंड सेटलमेंट, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट एंड पोस्ट ट्रेडिंग एक्टिविटी, यानी कि हमने खरीदी बिक्री सब कर लिया, उसके बाद आफ्टर मार्केट ये होता है पोस्ट ट्रेडिंग है, दैट कॉन्स्टिट्यूट द कोर पार्ट ऑफ इक्विटी ट्रेड लाइफ साइकिल. Clearing activities all about asserting the net obligation of buyers
and seller for specific time period. And settlement is the next step of setting obligation of delivering share by the seller and paying money. ठीक है, बायर्स ने खरीदा तो बायर्स को क्या मिलने चाहिए, शेयर, और उसके पैसे हैं वो किसको मिलने चाहिए, सेलर को, और सेलर्स के जो शेयर है वो बायर्स को मिलना चाहिए। ये क्लियरिंग में होता है। वाइल ओटीसी ट्रांजेक्शन आर सेटल डायरेक्टली बिटवीन द काउंटर पार्टी, जो ओटीसी है वो काउंटर पार्टीज के द्वारा सेटल किया जाता है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इज एंटाइटी थ्रू वेयर सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटी टेक्स प्लेस फॉर द ऑल ट्रेड डन ऑन स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में जो ट्रेड होते हैं वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सेटल किए जाते हैं। द डिटेल ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन परफॉर्म बाय द ब्रोकर आर मेड अवेलेबल टू क्लियरिंग हाउस बाय द स्टॉक एक्सचेंज। जो भी ट्रांजेक्शन ब्रोकर द्वारा किए गए हैं उसको क्लियरिंग हाउस के द्वारा वो सेटल किए जाते हैं और अवेलेबल रहता है कि हाँ इसने इतने बाइंग की कि इसने सेलिंग की, वो ब्रोकर के। द क्लियरिंग हाउस गिव द ऑब्लिगेशन रिपोर्ट टू ब्रोकर एंड कस्टोडियन हु आर रिक्वायर्ड टू सेटल देयर मनी ऑन और सिक्योरिटी ऑब्लिगेशन विद इन अ स्पेसिफाइड डेडलाइन, फेलिंग विच दे आर रिक्वायर्ड टू पे पेनल्टीज। अगर ऐसा नहीं कर पाते तो उनको पेनल्टी भी लगती है। इन प्रैक्टिस द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन प्रोवाइड फुल नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर्स। ठीक है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या रहता है, पूरा उनका हालचाल बायर एंड सेलर्स के कॉन्ट्रैक्ट का डिटेल्स वो सब प्रोवाइड करता है। विच मीन इट्स एक्ट एज अ बायर टू एवरी सेलर्स एंड सेलर टू एवरी बायर। ठीक है, तो क्लियरिंग हाउस क्या होता है कि जैसे किसी ने सेल किया तो उसको उसने बाय किया, और किसी ने बाय किया तो उसको सेल किया, है ना। ये होता है, बायर है, जैसे आप सेलर हो तो वो बायर है, और आप सेलर हो, नहीं, अगर वो सेलर है तो आप बायर हो। ठीक है, या ये सोचो कि आपने बाय किया तो उसने सेल किया, और उसने सेल किया तो आपने बाय किया। ठीक है, ये कंफ्यूजिंग है लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। बस क्लियरिंग हाउस ये मतलब है कि वो आपके सभी ट्रांजेक्शन्स को अच्छे यानी कि पूरी तरीके से क्लियर करता है। तो क्लियरिंग यानी क्लीन करना सब, जो बाय किया उसको शेयर दे दिया, और जिसने सेल किया उसको पैसे मिल गए। एज अ रिजल्ट द काउंटर पार्टी रिस्क इज सब्सटेंशियल रिड्यूस फॉर द इन्वेस्टर। जो काउंटर पार्टी रिस्क है कि भैया मेरे को शेयर नहीं मिला, अरे मेरे को पैसे नहीं मिले, कि ये ऐसा हो गया, अरे वो फ्रॉड हो गया, ऐसा हो गया, ये ऐसा नहीं होता है इसमें। रिस्क मैनेजमेंट इन ओटीसी ट्रांजेक्शन काउंटर पार्टी आर एक्सपेक्टेड टू टेक केयर ऑफ क्रेडिट रिस्क ऑफ देयर ओन। ओटीसी में क्या होता है, जो भी रिस्क होता है वो काउंटर पार्टी का होता है। In exchange traded world, the clearing corporation as defined above given settlement guarantee of trade of the counterparty। जो भी बायर सेलर्स का जो सेटलमेंट है उसकी गारंटी कौन लेता है, क्लियरिंग हाउस, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। दिस एक्सपोज द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन टू द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट बाय द बायर एंड सेलर्स। ठीक है, ये क्या रहता है कि कोई भी बायर एंड सेलर्स अगर डिफॉल्ट करता है, ये रिस्क क्लियरिंग कॉर्पोरेशन हैंडल करता है। टू हैंडल दिस रिस्क द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन चार्जेस वेरियस काइंड ऑफ मार्जिन। ठीक है, अगर कोई डिफॉल्ट ना कर दे इसके लिए क्या होता है, मार्जिन चार्ज किया जाता है बायर और सेलर दोनों से। मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग द मार्जिन आर इनिशियल और अप फ्रंट मार्जिन, पीक मार्जिन या मार्केट टू मार्केट मार्जिन। इनिशियल मार्जिन इज अ परसेंटेज ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यू अराइव्ड एट द बेस ऑन कॉन्सेप्ट वैल्यू एट रिस्क। कितना आपका रिस्क है उस ट्रांजेक्शन में, उसके अनुसार इनिशियल मार्जिन मांगी जाती है वैल्यू एट रिस्क फिलॉसफी के द्वारा। At M2M margin is the notional loss which the outstanding trade has suffered during a specific period on account of price movement। मार्केट टू मार्केट क्या रहता है, इज अ नोशनल लॉस विच आउटस्टैंडिंग ट्रेड हैज सफर्ड ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है, मार्केट टू मार्केट मार्जिन मांगा जाता है कि जैसा मार्केट चल रहा है उसके अनुसार, है ना। जैसे मार्केट टू मार्केट मार्जिन इज द नोशनल लॉस विच एन आउटस्टैंडिंग ट्रेड हैज सफर। जो आपकी आउटस्टैंडिंग ट्रेड है उसमें हो सकता है कि वैसा अगर कुछ ऐसा लॉस हो जाए, इसके लिए उस स्पेसिफाइड टाइम के लिए उतनी मार्जिन मांगी जाती है। ठीक है, तो ये अपना रिस्क मैनेजमेंट तक क्लियर हो गया।